हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोरी के खिलाफ आयोजित महारैली से पहले लगे एक नारे ने सियासी माहौल गरमा दिया है। रैली के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए जाने पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। संसदीय कार्यकर्ताओं द्वारा को सामने सभी कार्यकर्ताओं करने की बात बताए। मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए संसद में कहा कि इस तरह की भाषा लोकतंत्र और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेताओं से संसद के फ्लोर पर देश से माफी मांगने की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सोनिया गांधी से सार्वजनिक माफी की अपील करते हुए कहा कि यह कांग्रेस की झुंझलाहट को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी इस तरह की अभद्र भाषा का समर्थन नहीं करती और रैली को जनता का बड़ा समर्थन मिला है। केंद्र सरकार मनरेगा की जगह एक नई योजना लाने जा रही है जिसका नाम है विकसित भारत जी राम जी योजना, यानी वीबीजी राम जी। सरकार इस योजना से जुड़ा बिल संसद में पेश करने की तैयारी में है, जिसे लेकर हंगामे के आसार है। नए कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी, जो मौजूदा मनरेगा के 100 दिनों से अधिक है। यह योजना विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन से जोड़ी गई है और इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास को नई दिशा देना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीते 20 वर्षों में मनरेगा ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन बदले सामाजिक आर्थिक हालात को देखते हुए रोजगार योजनाओं को और मजबूत बनाना जरूरी हो गया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की जनसभा के दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भावुक बयान चर्चा का विषय बन गया। खड़गे ने बताया कि उनके बेटे का हाल ही में 8 घंटे लंबा ऑपरेशन हुआ, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दिल्ली छोड़ना उचित नहीं हो समझा। उन्होंने कहा कि एक तरफ संसद सत्र चल रहा है और दूसरी तरफ वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई जारी है। ऐसे में उनका कर्तव्य देश के 140 करोड़ लोगों के साथ खड़े रहने का है। खड़गे ने देश के जवानों और पूर्व नेताओं के बलिदान का जिक्र करते हुए कहा कि वे अपने एक बेटे के लिए देश को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया। इस दौरान मंच पर मौजूद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने खड़े होकर तालियां बजाकर उनके फैसले का समर्थन किया, जिससे सभा में भावनात्मक माहौल बन गया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि प्रदूषण अमीर वर्ग पैदा करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब मजदूरों को झेलना पड़ता है। उन्होंने माना कि शहरी इलाकों में लोगों की जीवन शैली प्रदूषण की बड़ी वजह है, जबकि खुले में काम करने वाला मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। कोर्ट में एमिकस क्यूरी ने भी कहा कि राज्यों के पास नियम तो है, लेकिन उनका जमीनी स्तर पर सही पालन नहीं हो रहा। इस पर सीजेआई ने स्पष्ट किया कि अदालत केवल वही आदेश देगी जो व्यावहारिक और प्रभावी हो। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों की आजीविका को नजरअंदाज कर सख्त फैसले नहीं लिए जा सकते। यह मामला बुधवार को 3 जजों की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आएगा। दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ो रैली के बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस और नेहरू परिवार की तुलना मुगल शासकों से कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को औरंगजेब बताते हुए कहा कि जिस तरह छठे मुगल शासक के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, वैसे ही राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का भी अंत तय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए आपत्तिजनक नारों से पार्टी की नकारात्मक सोच सामने आती है। त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस तरह की भाषा कांग्रेस को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाएगी। वहीं कांग्रेस की रैली में बीजेपी और चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद यह बयान नया सियासी विवाद बन रहा है गया है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। डीएमके की युवा इकाई की बैठक को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु अहंकार के सामने नहीं झुकता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ अमित शाह ही नहीं, अगर पूरी संघी बटालियन भी लाई जाए तो भी राज्य में कोई असर नहीं डाल सकती। स्टालिन ने कहा कि अगर कोई स्नेह और सम्मान के साथ आएगा तो तमिलनाडु उसका स्वागत करेगा, लेकिन अहंकार के साथ आने वालों का विरोध किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर दक्षिणपंथी एजेंडा तेज करने का आरोप लगाया और कहा कि डीएमके को अपने सिद्धांतों को और मजबूती से जनता तक पहुंचाना होगा। स्टालिन ने उदयनिधि स्टालिन की भी तारीफ करते हुए उन्हें पार्टी का मजबूत और स्पष्ट नेतृत्व बताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तेजी से राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत चेहरे के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में आयोजित अटल मोदी सुशासन यात्रा में उनकी सहभागिता ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया है। इस दौरान तिरुपति में हुई विशाल जनसभा और रोड शो में उमड़ी भारी भीड़ ने सीएम धामी की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाया। सख्त फैसले, स्पष्ट नीति और जमीन पर परिणाम देने वाला नेतृत्व उनकी पहचान बन चुका है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सम्मान नागरिक संहिता जैसे साहसिक कदम और सुशासन मॉडल उन्हें अलग पहचान दिला रहे हैं। हिंदी पट्टी के साथ साथ दक्षिण भारत में भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। सीएम धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा और उत्तराखंड इस यात्रा की मजबूत नींबोदी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। डीएमके की युवा इकाई की बैठक को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु अहंकार के सामने नहीं झुकता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ अमित शाह ही नहीं, अगर पूरी संघी बटालियन भी लाई जाए तो भी राज्य में कोई असर नहीं डाल सकती। स्टालिन ने कहा कि अगर कोई स्नेह और सम्मान के साथ आएगा तो तमिलनाडु उसका स्वागत करेगा, लेकिन अहंकार के साथ आने वालों का विरोध किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर दक्षिणपंथी एजेंडा तेज करने का आरोप लगाया और कहा कि डीएमके को अपने सिद्धांतों को और मजबूती से जनता तक पहुंचाना होगा। स्टालिन ने उदयनिधि स्टालिन की भी तारीफ करते हुए उन्हें पार्टी का मजबूत और स्पष्ट नेतृत्व बताया। उत्तराखंड के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। डीएमके की युवा इकाई की बैठक को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु अहंकार के सामने नहीं झुकता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ अमित शाह ही नहीं, अगर पूरी संघी बटालियन भी लाई जाए तो भी राज्य में कोई असर नहीं डाल सकती। स्टालिन ने कहा कि अगर कोई स्नेह और सम्मान के साथ आएगा तो तमिलनाडु उसका स्वागत करेगा, लेकिन अहंकार के साथ आने वालों का विरोध किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर दक्षिणपंथी एजेंडा तेज करने का आरोप लगाया और कहा कि डीएमके को अपने सिद्धांतों को और मजबूती से जनता तक पहुंचाना होगा। स्टालिन ने उदयनिधि स्टालिन की भी तारीफ करते हुए उन्हें पार्टी का मजबूत और स्पष्ट नेतृत्व बताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। पंकज चौधरी को पार्टी का 17वां प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीजेपी के गठन के बाद से अब तक यूपी में 17 नेताओं ने संगठन की कमान संभाली है। पार्टी ने इस दौरान 7 बार ब्राह्मण चेहरों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जबकि 2 ऐसे नेता भी रहे जो प्रदेश अध्यक्ष से मुख्यमंत्री तक पहुंचे। इनमें कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह शामिल है। कल्याण सिंह 80 के दशक में अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री बने, वहीं राजनाथ सिंह ने भी संगठन से सत्ता तक का सफर तय किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों की यह सूची पार्टी के बदलते सामाजिक संतुलन और रणनीति को दर्शाती है। पंकज चौधरी के सामने अब संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनावों के लिए पार्टी को तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की वोट चोरी रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने खुले मंच से बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि एक बार बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव लड़कर दिखाए, तब साफ हो जाएगा कि सच्चाई क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया के हर चरण को संदिग्ध बना दिया गया है और चुनाव आयोग पर अब विपक्ष का भरोसा नहीं रहा। प्रियंका ने कहा कि संसद में वोट चोरी और सर जैसे मुद्दों पर चर्चा से सरकार बचती रही, जबकि जनता
के सवालों पर बात करने की हिम्मत नहीं दिखाई। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। प्रियंका गांधी ने चेतावनी दी कि देश का लोकतंत्र सब देख रहा है और एक दिन इन सवालों का जवाब जरूर मांगा जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को अहम संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में करीब 4 करोड़ मतदाता वोटर लिस्ट से मिसिंग है और यह बीजेपी के विरोधी नहीं बल्कि 85 से 90% हमारे अपने मतदाता है। उन्होंने बताया कि 18 साल से ऊपर के 16 करोड़ मतदाताओं में से सर के बाद सिर्फ 12 करोड़ नाम सामने आए हैं, जबकि 2025 की सूची में संख्या 15 करोड़ से ज्यादा थी। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बूथ स्तर पर ड्राफ्ट सूची की जांच करें, छूटे मतदाताओं के फॉर्म भरवाएं और फर्जी नामों पर आपत्ति दर्ज कराएं। उन्होंने दावा किया कि अगर सर सही ढंग से पूरा हुआ तो 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा और मजबूत जीत तय होगी। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, गोवा, राजस्थान और लक्षद्वीप में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक SIR प्रक्रिया के बाद कई मतदाताओं के फॉर्म में गड़बड़ी सामने आई है, जिस वजह से कुछ नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं हो सकते। मतदाता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपना नाम चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन जांच के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर एपिक नंबर या नाम डालना होगा। वहीं ऑफलाइन जांच के लिए हर पोलिंग बूथ पर BLO के पास ड्राफ्ट लिस्ट उपलब्ध रहेगी। अगर नाम सूची में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है। जरूरी दस्तावेजों के सत्यापन और सुनवाई के बाद फाइनल वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जा सकता है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान से राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की जब्त संपत्तियों पर स्कूल खोले जाएंगे और यह फैसला न्यायालय के आदेश के तहत है, न कि राजनीतिक बदले की भावना से। जेडीयू ने इस बयान का समर्थन किया है, जबकि आरजेडी ने इसे बदले की राजनीति बताया। पटना में 20 साल से बंद एक जब्त बिल्डिंग में स्कूल खोलने की तैयारी है। भारतीय नौसेना की स्वदेशी ताकत में 16 दिसंबर को एक बड़ा इजाफा होने जा रहा है। नौसेना अपना पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSA अबीस कोच्चि नेवल बेस पर कमीशन करेगी। यह पोत आत्मनिर्भर भारत मिशन की बड़ी सफलता माना जा रहा है। कार्यक्रम को धारा तारजू से मे साउदर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना मुख्य अतिथि होंगे। DSA अबीस को अत्याधुनिक अंडरवाटर मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें सैचुरेशन डाइविंग, हाइपरबैरिक ट्रीटमेंट, समुद्र के भीतर मरम्मत और रेस्क्यू ऑपरेशन की क्षमता है। कोलकाता की टिटागर रेल सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा निर्मित यह जहाज 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट्स की श्रृंखला का पहला पोत है। कमीशनिंग के बाद यह कोच्चि से संचालन करेगा और नौसेना की अंडर वाटर क्षमताओं को नई मजबूती देगा। दिल्ली से बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज बीजेपी मुख्यालय में पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर नितिन नबीन का जोरदार स्वागत किया गया, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और मंत्री भी पहुंचे। पदभार ग्रहण के बाद नितिन नबीन ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है और वे पार्टी की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएंगे। बिहार सरकार में मंत्री और 5 बार के विधायक नितिन नबीन को बीजेपी के युवा और तेज तर्रार नेताओं में गिना जाता है। उनकी नियुक्ति को संगठन में नई ऊर्जा और संतुलन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों के अहम दौरे पर निकल चुके हैं। दौरे के पहले पड़ाव में पीएम मोदी जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह यात्रा भारत के पश्चिम एशिया और अफ्रीका के साथ रिश्तों को नई मजबूती देने
वाली है। जॉर्डन में पीएम मोदी किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात करेंगे, जहां व्यापार, निवेश और राजनीतिक सहयोग पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री इथियोपिया जाएंगे, जहां भारत अफ्रीका साझेदारी, रणनीतिक सहयोग और संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का कार्यक्रम है। दौरे के अंतिम चरण में पीएम मोदी ओमान पहुंचेंगे, जहां व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर फोकस रहेगा। वैश्विक भू राजनीतिक अस्थिरता के बीच यह 3 देशों का दौरा भारत की कूटनीतिक और आर्थिक रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राज्य की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। एक्स पर साझा पोस्ट में पश्चिम बंगाल बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर से की और लिखा, तानाशाह तिलमिला गया है। पोस्ट में मोर्फ की गई तस्वीर भी साझा की गई, जिस पर दोनों एक जैसे है लिखा था। इस पोस्ट के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की आशंका है। मामला ऐसे वक्त आया है जब राज्य में SIR यानी मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दावा किया है कि ममता बनर्जी ने खुद सर्फाई IR फॉर्म जमा किया है, जबकि टीएमसी लगातार प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। सोशल मीडिया की इस जंग ने बंगाल की राजनीति को और गर्मा दिया है। बिहार में बीजेपी को नया नेतृत्व मिला है। संजय सरावगी को बिहार बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उन्होंने पार्टी की कमान संभाल ली है। दरभंगा जिले से 5 बार विधायक रही सरावगी को केंद्रीय नेतृत्व ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। वे संवाद की सरहाल में छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने पहली बार 2005 में विधायक का चुनाव जीता और इसके बाद लगातार 2010, 2015, 2020 और 2025 में भी जीत दर्ज की है। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने वीआईपी के उमेश सहनी को भारी मतों से हराया। उनका नया नेतृत्व विशेष रूप से मिथिलांचल में पार्टी की पकड़ मजबूत करने की दिशा में